तो आज के वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के सीजन 2 एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड 8 में जिन्हू 18 फ्लोर तक क्लियर कर चुका होता है। अब उसको अगले फ्लोर में जाने के लिए एंट्री पास चाहिए होता है, जिसमें एजेल उसकी मदद करती है क्योंकि एजेल के पास आगे जाने का रास्ता होता है। अब एजेल के जरिए जिन्हू अगले फ्लोर में पहुंच जाता है, जहाँ उसका डीमन किंग बरान से फाइट होता है। फाइट के दौरान टस्क बरान का ड्रैगन को मार गिराता है, जिसके बाद जिन्हू और बरान का आमना सामना होता है। काफी देर की लड़ाई के बाद जिन्हू बहुत मुश्किल से बरान को मार गिराता है। दूसरी ओर साउथ कोरिया में जेजू आइलैंड रेड के लिए डिस्कस होता है, जिसमें जापान के पावरफुल गिल्ड मेंबर भी शामिल होते हैं। इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिस्टम जिन्हू को काफी सारा रिवॉर्ड देता है, जिनमें से एक होता है डीमन किंग का ब्लड। अब ये जिन्हू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी के जरिए जिन्हू होली क्राफ्ट ऑफ लाइफ कर सकता है। अब जिन्हू उससे होली क्राफ्ट ऑफ लाइफ करने लगता है और तभी उसके मन में ख्याल आता है कि क्या वाकई में उससे उसकी माँ ठीक हो सकती है। अब जिन्हू बिना देरी किए जल्दी हॉस्पिटल की ओर बढ़ने की सोचता है और तभी उसके सामने आयरन ड्रैगन की मरे हुए बॉडी को लेकर आ जाता है। आयरन को देखकर ये लगता है कि वो जिन्हू से ये कहना चाहता है कि इसे भी अपने ड्रैगन आर्मी में शामिल कर लो, जिसमें बाकी के सोल्जर भी आयरन की ओर थम्स अप करने लग जाते हैं। ये काफी एक प्यारा माहौल होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो उससे बात करना चाहते हो। जिसके बाद जिन्हू ड्रैगन के शेडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अब सिस्टम जिन्हू को ड्रैगन के शेडो का नाम रखने को कहता है और हर बार की तरह जिन्हू को कोई नाम नहीं सूझता है और वो ड्रैगन का नाम काइजन रख देता है। अब जिन्हू को कैसल छोड़ के नीचे जाना पड़ता है, जिसमें उसको एक एक फ्लोर को क्रॉस करना पड़ता है, जिसमें उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और जिन्हू अपना जरा सा भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। और तभी उसके सिस्टम नोटिफिकेशन में एक रिवॉर्ड आता है, जिसका नाम है शेडो एक्सचेंज माइलस्टोन। अब ये एक तरह का टेलीपोर्टेशन पावर होता है, जिसमें जिन्हू अपने किसी भी शेडो के साथ अपना प्लेस चेंज कर सकता है। पर ये एक बार यूज करने के बाद इसमें 3 घंटे का टाइमर दिखाता है, जिसके बाद ही उसे दोबारा एक्टिवेट किया जा सकता है। अब जिन्हू उसका एक्टिवेट करके नेबरहुड में पहुंच जाता है, जिसमें उसका ऑलरेडी एक सोल्जर मौजूद होता है, जिसे उसने पहरा देने के लिए रखा था। अब जिन्हू काइजन को बुलाकर फुल स्पीड के साथ हॉस्पिटल की ओर बढ़ने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेयरमैन जोजो आइलैंड रेड के लिए प्लानिंग करते हैं और तभी चेयरमैन स्ट्रांगली शॉक मैजिकल वेव को सेंस करते हैं, जिसमें वो चैनचुल से कहते हैं कि क्या जिन्हू से कांटेक्ट हुआ। तो चैनचुल इस पे कहता है कि नहीं सर, पर हम इस पे काम कर रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनहू दिखाई देता है, जो अपने एक दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और तभी उसे भी एक पावरफुल मैजिकल वेव सेंस होता है, जिसे वो इग्नोर करके अपने ड्रिंक पे ध्यान देता है। उसका दोस्त और कोई नहीं होता है, एक एस रैंक हीलर होता है, जिसका नाम है मिंग बिगो। वो एक रिटायर्ड हीलर होता है। हालांकि उसका शरीर पूरा ठीक है, पर इतने कम एज में उसने रिटायर्ड ले लिया है। मैन बिगो और यूनहो के बीच काफी देर तक बात होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में जिन्हू हॉस्पिटल तक पहुंच चुका होता है। अब जिन्हू फिर से सोचता है कि क्या उसको सिस्टम पर ट्रस्ट करनी चाहिए, पर यह बात भी सही है कि सिस्टम की वजह से आज जिन्हू यहाँ तक पहुंच चुका है। इसीलिए जिन्हू होली ऑफ क्राफ्ट के बोतल को लेकर अपने माँ के पास चला जाता है और अपनी माँ को पूरा बोतल पिला देता है। इसके बाद जिन्हू अपने माँ के सामने बैठ जाता है और उनकी आंखें खोलने का वेट करता है। जिन्हू बार बार अपनी माँ को आंखें खोलने के लिए कहता है। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल कर देने वाली है। जिन्हू अपने माँ से कहता है कि प्लीज उठ जाओ, मैंने इतना सब कुछ आपके लिए किया है, आज मैं इतना ताकतवर सिर्फ आपके लिए बना हूं, प्लीज उठ जाओ। इसके बाद पीछे से एक आवाज आती है, जिन्हू क्या वो तुम हो? जिन्हू तुरंत पीछे मुड़ता है। तब वो देखता है कि उसकी माँ ठीक होके उठ चुकी है। जिन्हू की माँ उससे पूछती है कि मैं कितना समय से सो रही थी। इस पे जिन्हू कहता है कि पूरे 4 साल से। वो कहती है कि क्या पूरे 4 साल से? जिन्हू की माँ उससे जिन्हा के बारे में पूछती है कि जिन्हा कैसी है। जिन्हू कहता है कि वो भी ठीक है। अब जिन्हू की माँ उससे कहती है कि थैंक यू, मेरे हॉस्पिटल में होने के बाद तुमने बहुत मेहनत की, तुमने जिन्हा की बहुत केयर की, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। इस पे जिन्हू इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों से आंसू आ जाता है। जिन्हू इस पे हल्के से कहता है कि हाँ, ये सीन बहुत ही इमोशनल थी, जिसे देखने के बाद आंखों से आंसू आ जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। जो पेशेंट इटर्नल स्लीप पे था उसका उठना मुश्किल है, ऐसा पूरे दुनिया में कभी भी नहीं हुआ है। जिसके बाद स्टाफ आके कहता है कि ये सच है। अब पेशेंट के घर वाले पेशेंट को ले जाने के लिए कह रहे हैं। इस पे डॉक्टर साफ मना कर देता है कि भले ही पेशेंट ठीक हो गई हो, लेकिन उसका हाथ पैर का चलना मुश्किल है, इसलिए उसको कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल पर रहना होगा। इस पे स्टाफ कहता है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, वो चल भी सकती है। डॉक्टर इस पे कहता है कि भले ही वो चल सकती हो, लेकिन फिर भी उसका चेकअप करना जरूरी है। पेशेंट को कम से कम 2 महीने के लिए यहाँ पे रुकना होगा। इस पे स्टाफ कहता है कि उस पेशेंट के बेटे का नाम संग जिन्हू है, जो साउथ कोरिया का नेशनल एस रैंक हंटर में से एक है। ये सुनकर डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि उसका जब भी मन हो वो पेशेंट को लेके जा सकता है। इसके बाद जिन्हा हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वो अपने माँ को देखकर रो पड़ती है और तुरंत उन्हें हग करने लगती है। जिन्हू दूर से ये देख रहा होता है और मन ही मन खुश हो जाता है।
ये फैमिली रियूनियन का वक्त था। अब जिन्हू हॉस्पिटल से निकलने लगता है और अपना फोन चेक करता है जिसमें उसे काफी सारे टेक्स्ट और मैसेजेस आते हैं। जिन्हू न्यूज खोल के देखता है जिसमें कहते हैं कि कल रात को हवा में एक मॉन्स्टर आया था। जिन्हू अब समझ जाता है कि ये काइजन की बात हो रही है। तभी उसको चेयरमैन से एक कॉल आता है। अब जिन्हू समझ जाता है कि वो काइजन की बात करने वाले हैं, इसलिए जिन्हू कहता है कि मुझे माफ करना, अब से मैं और ज्यादा केयरफुल रहूंगा। चेयरमैन को इस पे कुछ समझ नहीं आता है। वो कहते हैं कि क्या तुमने सच में कल रात को कोई न्यूज नहीं पढ़ी? अब चेयरमैन उसको कहते हैं कि तुम वही रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। जिन्हू को अब पता चल जाता है कि कोई जरूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, इसलिए जिन्हू कहता है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिन्हू चेयरमैन के पास पहुंचता है और तभी चेयरमैन जिन्हू को कहते हैं कि हम जोजो आइलैंड पर रेड करने वाले हैं, क्या तुम हमारे साथ शामिल होने वाले हो? जिन्हू इस पे मन ही मन सोचता है कि मैं अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पर तभी जिन्हू को एक स्ट्रॉन्ग माना सेंस होता है और तभी जिन्हू चेयरमैन से कहता है कि क्या यहाँ पे कुछ हो रहा है? चेयरमैन इससे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे जापान के और साउथ कोरिया के हंटर्स जिम में वार्म अप कर रहे हैं। जिन्हू चेयरमैन के साथ जिम के अंदर जाता है जहाँ 2 कोरिया और जापान के एस रैंक हंटर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। सारे जापानीज हंटर फाइट को देख रहे होते हैं जिनमें से एक रुचि गोटो भी होता है। चेयरमैन जिन्हू से कहते हैं कि जो मानव वेब तुमने सेंस किया था वो इन्हीं दोनों के फाइट की वजह से आ रही थी। तभी जो निंग वहां आ जाता है और वो जिन्हू को इन्हीं दोनों फाइटर के बारे में बताता है। जो व्हाइट कोट पहने हुए हैं उनका नाम है डोंग सुक, वो फ्लेम गिल्ड के मास्टर हैं, और जो उनसे लड़ रहे हैं उनका नाम है योनहू, जो व्हाइट गिल्ड के मास्टर है। लेकिन योनहू अपना फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा है, वो चाहे तो मॉन्स्टर फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। फिर हमें गेट के सामने गोटो की गिल्ड के सारे हंटर्स नजर आते हैं। गोटो को जिन्हू से एक स्ट्रॉन्ग माना सेंस होता है। वो सोचता है कि जिन्हू एक पावरफुल हंटर होगा। गोटो अपने मैनेजर से कहता है कि ये जरूर एक पावरफुल असैसिन हंटर होगा, लेकिन उसका मैनेजर इस पे जवाब देती है, क्या? नहीं, वो एक मैजिकल टाइप का हंटर है। गोटो इस पे हैरान हो जाता है, क्या ये पॉसिबल ही नहीं है? लेकिन इस पे इसका मैनेजर कहती है कि नहीं, ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन है। गोटो को फिर भी इस पे यकीन नहीं होता। इसके बाद गोटो का मैनेजर उसको कोरिया के हंटर के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। गोटो को लगता है कि ये लोग उसके गिल्ड के हंटर के कंपैरिजन में काफी वीक है। ये सब वो जापानीज लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कोरिया का एक ए रैंक हंटर होता है। इसे थोड़ी बहुत जापानीज समझ आता है। वो ये सुन लेती है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाता है। बात इतनी आगे तक छिड़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को प्रूव कराने के लिए फाइट चैलेंज कराने लगते हैं। फाइट का एक सिंपल रूल होता है कि जो भी हंटर अपने ओपोनेंट का कलाई पकड़ लेगा वो जीत जाएगा। गोटो की मैनेजर फाइट करने के लिए तेजी से कोरिया हंटर की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन कोरिया हंटर पॉकेट में हाथ डाल के वहां पे खड़ा रहता है। वो गोटो की मैनेजर की हर एक फाइट को ऐसे डॉज करने लगता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। ये देखकर गोटो के मैनेजर को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। कोरिया हंटर फिर भी पॉकेट से अपना हाथ नहीं निकालता है, जिससे गोटो की मैनेजर का उसका रिस्ट पकड़ने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। इसी बीच अचानक से कोरिया हंटर का पैंट फट जाता है, जिससे वो एम्बेरेस्ड हो जाता है और उसका ध्यान हट जाता है। इसका फायदा उठाते हुए वो हंटर कोरिया हंटर की ओर अटैक करने लगती है, लेकिन कोरिया हंटर उसका रिस्ट पकड़ लेता है, जिससे वो हार जाती है। ये देखकर गोटो एक न्यू चैलेंज का प्रपोजल करता है, एक ऐसा बैटल जिसमें जापान के हंटर और कोरिया हंटर के बीच फाइट प्रैक्टिस होगी। चेयरमैन समझ जाता है कि ये लोग हमारे हंटर का स्किल्स देखना चाहते हैं। चेयरमैन इसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो एक और चीज ऐड कर लेता है कि मैजिकल हंटर्स और हीलर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। योनहू और भी चीज ऐड करने को सुझाव देता है, जिसमें वो ऐड करता है कि अगर कोई कलाई पकड़ ले या बैक टच कर ले या फिर नॉकआउट कर ले तो उसे भी जीत माना जाएगा। ये एक टीम बैटल होने वाला है, इसीलिए इसमें दोनों साइड से 4 हंटर्स लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं। जापान की तरफ से ये 4 हंटर्स होते हैं, किंजो, होशिना, कुमामोटो और काने। दूसरी ओर कोरिया की तरफ से ये 4 हंटर्स होते हैं, योंगसू, डोनहू, चाहिन और लिंग। इधर दोनों फाइटर्स एक दूसरे की तरफ फाइट के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। किमचो सोच रहा होता है कि डोंगसुक और योनहू तो काफी ताकतवर है, इतना तो वो पिछले की बैटल को देख के समझ चुका है, लेकिन उसको पता था कि किमचो अपना स्पेशल एबिलिटी को छुपा कर रखा है, उसे अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं करा है। इधर काने ने चा को अपना ओपोनेंट चुना है और जो कराटे वाला हंटर डोंगचुक था उसने किमचो को अपना ओपोनेंट चुना है। वो सीधा जाके किमचो से फाइट करने लग जाता है। लिम का बैटल येलो बाल वाले होशिना से होता है। इधर वो फाइट करने के लिए लिम की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन लिम का कॉम्बैट बैटल इतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो होशिना से दूरी बनाकर रखता है और वो अपने मैजिकल एरोस से होशिना की ओर फाइट करने लगता है। उसका मैजिकल एरोस से होशिना काफी मुश्किल से बचता है और उसका एरोस बाकी हंटर्स को भी परेशान करता है। इधर चेयरमैन को जिम की चिंता हो रही है। जिम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसे तोड़ना ए रैंक हंटर के लिए भी काफी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे 8 एस रैंक हंटर्स फाइट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इधर यूनहू का मैच कुमामोटो के साथ हो रहा होता है। यूनहू अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कुमामोटो सोचता है कि रूल्स को किसकी बड़ी है, जो भी मेरे सामने आ जाएगा मैं उसका हाथ पैर तोड़ दूंगा।
करूंगा। लेकिन तभी यूनहू कुमामोटो के पीछे आ जाता है। कुमामोटो को एक पावरफुल माना सेंस होता है, लेकिन तभी कुमामोटो अपनी जगह पर चला जाता है। यूनहू सोचता है कि कुमामोटो के पास एक अच्छा मौका था मुझे हराने का, लेकिन उसने उसे मिस कर दिया। फिर यहाँ पे कुमामोटो को डराया हुआ दिखाई देता है। यूनहू सोचता है कि या तो ये काफी बड़ा जीनियस है या फिर ये बहुत ही बड़ा डरपोक है। अब यूनहू सोचता है कि मुझे अब इसको अपना असली ताकत दिखानी होगी। अब यूनहू की आंखें और हाथ का कलर लिटरली चेंज हो जाता है। ये देखकर कुमामोटो की सच में फट जाती है। यूनहू सीधा कुमामोटो पे हमला करता है और कहता है कि ये देखकर शर्म आती है कि तुम एक एस रैंक हंटर हो। तभी पीछे एक जोर का धमाका होता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि योंगसू हार चुका होता है। इसके बाद लिम को भी हरा दिया जाता है। अब बचे हुए दो कोरिया के एस रैंक हंटर योंगसू के सामने आके खड़े हो जाते हैं। योंगसू सोच रहा होता है कि अब इन दोनों के लिए सबसे आसान टारगेट मैं ही हूँ। साथ ही योंगसू को यह भी पता होता है कि चा उससे ज्यादा पावरफुल है। इसी बीच काने और चा का फाइट हो रहा होता है जिसपे चा काने पर हमला करने लगती है। चा काने पर इतनी तेजी से हमला करती है कि काने को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। इसी बीच चा काने के पीछे चली जाती है और उसके पीठ को टच कर लेती है, जिससे काने हार मान जाती है। फिर चा यूनो की मदद करने जाती है, लेकिन तभी पीछे से कुमामोटो आ जाता है। लेकिन चा उसको सेंस कर लेती है और इतनी तेजी से उसको हाथ से मारने लगती है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है। यहाँ तक कि वहां खड़े एस रैंक हंटर को भी कुछ दिखता नहीं है। इसके बाद कुमामोटो पागल हो जाता है। वो पागलों जैसा बिहेव करने लगता है। ये देखकर जापान के हंटर्स आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि कुमामोटो जब पागल हो जाता है तब उसके सारे सेंसेस गायब हो जाते हैं और जब वो ठीक हो जाता है तब उसको खुद नहीं पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ तक कि वो अपने टीममेट पर भी हमला करने लग जाता है। इसलिए इसे कई बार कुछ रेड्स में लेके नहीं जाते। हालांकि कुमामोटो कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके सेंसेस सारे गायब हो चुके हैं, इसलिए उसे याद ही नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है। इसीलिए वो चा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। चा को कुछ दिखाई नहीं देता है और जब वो चा पर हमला करने लगता है तभी जिन्हू वहां पे पहुंच जाता है और वो चा को वहां से हटा लेता है। ये देखकर कुमामोटो जिन्हू पर हमला करने लगता है, लेकिन जिन्हू बड़ी आसानी से उसे डॉच कर लेता है और वो कुमामोटो को एक ही झटके में जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर गोटो फिर से अपने मैनेजर से पूछता है, क्या जिन्हू सच में एक मैजिक टाइप का हंटर है? इधर जिन्हू कहता है कि हमें हार मान लेनी चाहिए और इस लड़ाई को हमें यही खत्म कर देनी चाहिए। इधर योनहुआ भी हार मान चुका होता है। तभी गोटो जिन्हू के पास आता है और उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। हालांकि गोटो जिन्हू को हरा नहीं सकता, पर उसके पास ऐसा कौन सा एबिलिटी है जिससे वो जिन्हू को टक्कर दे सकता है? अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जिसका भी जवाब सही होगा मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही योर एनिमे को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए एनिमे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।